अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube के ऊपर मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया है, तो आज दूसरा लेक्चर है और मेरे लेक्चर्स में यूनिक बात यह है कि मैं ग्रामर को बहुत ज़्यादा फोकस करने के बजाय उसकी प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ग्रामर के ऊपर बेतहाशा नॉलेज आपको मिल जाता है, मौजूद है, बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है ये अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता और बाज़ का टीचर्स को भी पता नहीं चल रहा होता कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम में प्रैक्टिस कैसे करवानी है। उसमें जो पहली डोमेन है प्रैक्टिस की, वो तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो क्लास लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं और इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टडी होती है कि आप इसको अगर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि लैंग्वेज को सीखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, यूज़ कहाँ पे होती है, मीडिया में यूज़ होती है, और कैसे सोशल मीडिया पे लैंग्वेज लिखी जाती है, ईमेल्स कैसे लिखनी है। अब ईमेल को आप हमेशा ग्रामर के पर्सपेक्टिव से पढ़ते रहे हैं, लेकिन ईमेल को जब हम लिंग्विस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह स्ट्रेटजिकली किसी से बात कर सकते हैं, किस तरह अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ उसका भी नॉलेज दूंगा। बहरहाल अब जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखने की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने इंग्लिश की बात किया, तो उसमें दो इम्पोर्टेंट स्किल्स का आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास होती है प्रोडक्टिव और दूसरी होती है हमारे पास रिसेप्टिव स्किल्स। अच्छा, प्रोडक्टिव भी दो तरह की होती है और रिसेप्टिव भी दो तरह की होती है। प्रोडक्टिव का पहले बताता हूँ। प्रोडक्टिव होता है, वर्ड मिला प्रोडक्शन से, प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ पैदा करना। जो भी लैंग्वेज है आप दो तरीके से उसको प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। यानी कि प्रोडक्शन की एक तो प्रोसेस हो रहा है ना, मतलब आप स्कंजबिन बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, आप मिक्सिंग कर रहे हैं, उसकी ये प्रोसेस है। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आती है वो स्कंजबिन होती है, उसको लोग देखते हैं या इंजॉय करते हैं या उसके जायके को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसी तरह आपकी ज़ुबान भी दो तरह से प्रोड्यूस होती है, या तो आप लिख के कोई मैसेज कन्वे करते हैं या आप बोल के कोई मैसेज कन्वे करते हैं, और लोग उसको सुन के या आँखों से रीड करके देख के उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो रिसेप्शन भी दो तरह की होगी और प्रोडक्शन भी दो तरह की होगी। अब इसमें मैं एक सिंपल सादा एग्जांपल देता हूँ रिसेप्शन को, ताकि आपको याद रह जाए हमेशा के लिए बात। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट एक बैठा होता है, रिसीव कर रहा होता है। तो इसी तरह लैंग्वेज में भी जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं वो हैं हमारे पास लिसनिंग एंड रीडिंग। यानी कि ये वो स्किल्स हैं जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है। ये आपका ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है इन दो रास्तों से। आँखों के ज़रिए भी जाती है, लेकिन वो थर्ड आता है बॉडी लैंग्वेज। मतलब आपने देखा इस तरह, अच्छा रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं हो रही, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज को आप देख के अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। वो बात का मसला है, अभी उसको भी डिस्कस करता हूँ। प्रोडक्शन में भी दो तरह की प्रोडक्शन है, आप राइट करके मैसेज कन्वे करते हैं या आप स्पीक करके, बोल के उसको मैसेज को कन्वे करते हैं। अब बोला कहाँ पे जाता है, आप 1 to 1 टॉक कर सकते हैं, आप मीडिया पे बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बात कर, स्पीकिंग हो रही है, ठीक है। और राइटिंग भी इसी तरह ही, एडिटोरियल लिख रहे हैं आप, सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो राइटिंग कर रहे हैं। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, कि रोता हुआ कोई सामने आ गया, बॉडी लैंग्वेज है उसकी, कोई हाथ के इशारे करके किसी को कह रहा है सिट डाउन। अब मुंह से बोल नहीं रहा, लेकिन इशारे से पता चल रहा है कि सामने बंदे को कहा जा रहा है सिट डाउन। वो बॉडी लैंग्वेज आज का टॉपिक नहीं है। अच्छा, लैंग्वेज सीखने में जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारी लैंग्वेज लर्निंग आसान हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रीडिंग में जब हम बात, पहले रीडिंग को मैं पकड़ता हूँ। रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें बच्चों को ये सिखाते हैं, पहले माइक्रो लेवल पे उनकी रीडिंग करवाई जाती है कि वो एक वर्ड के अंदर से उसके 3-3 लेटर्स को, 3 सिलेबल्स को इकट्ठा करके रीड कर सके बच्चा। मतलब BAT की प्रोनाउंसिएशन को उसको पता हो, बैट, CAT कैट, RAT रैट, उसको ये प्रोनाउंसिएशन पता हो। जब ये पता होगी तो फिर वो पूरे का पूरा वर्ड भी बना सकेगा। मतलब सिचुएशन, ठीक है, स्कूल, इस तरह 2-2, 3-3 सिलेबल्स मिला के वो पूरे का पूरा वर्ड रीड कर सकता है। लेकिन पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती।
विदाउट कंप्रीहेंशन। यानी कि बच्चा रीड कर रहा है लेकिन उसको कोई पता नहीं, मतलब पेरेंट्स अक्सर रिलेटिव्स को कहते हैं जी हमारा बच्चा 5वीं क्लास में, अभी देखें ये 12वीं क्लास की किताब पढ़ के दिखाएगा। बच्चा पढ़ रहा होता है लेकिन उसको कोई समझ नहीं होती कि अंदर लिखा क्या है। दूसरा वो ग्रुप है जो रीड करता है लेकिन उसको समझ भी होती है कि वो क्या पढ़ रहा है, और जब उसको समझ आती है रीडिंग विद कंप्रीहेंशन, और जब उसको समझ आती है, जब वो समझता है उस चीज़ को, फिर वो बड़ी पिक्चर क्रिएट करता है अपने माइंड के अंदर, जिसको आप कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कहते हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में ये फ़ायदा होता है कि आप बाद में जब आप बोलना चाहते हैं, जब आप बात करना चाहते हैं, रीडिंग आपने कर ली, रीडिंग से आपके ब्रेन में आइडिया चला गया, टेक्सचुअलाइजेशन से नहीं। टेक्सचुअलाइजेशन सिर्फ वर्ड टू वर्ड बात है। रीडिंग से जो आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके उसके मायने को, उसकी समझ को, कंप्रीहेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी समझ को देखते हुए आपने रीड किया तो आपके ब्रेन में एक बहुत बड़ी पिक्चर बन रही है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी एक लड़का जंगल में जा रहा है। अब कोई शख्स इसको जो सिर्फ रीड कर रहा है वो पढ़ेगा कि एक लड़का जंगल में जा रहा है, JUNGLE जंगल उसके जहन में आ रहा है। लेकिन जो रीडिंग विद कंप्रीहेंशन कर रहा है वो बड़ी पिक्चर उसके जहन में आ रही है, इधर से टाइगर आ रहा है, इधर से रीछ आ रहा है, ये पूरी पिक्चर उसके जहन में बन रही है। और जब ये वाला बच्चा इस स्टोरी को लिखेगा या बताएगा अपनी ज़ुबान से, क्योंकि रिसीव तो उसने कर ली इन्फॉर्मेशन, अब उसने करना है प्रोडक्शन करनी है। तो प्रोडक्शन में वो इतना क्रिएटिव होगा, इतने ज़बरदस्त तरीके से अपना मीनिंग कन्वे करेगा, और ऐसा लगेगा कि ये बच्चा ख़ुद अपनी आंखों से वो चीज़ देख कर आया है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इसलिए नहीं बनते कि वो करते हैं टेक्सचुअलाइजेशन, FSC तक एक एक लफ्ज़ का रट्टा लगाया जाता है। यानी कि अगर मैं हार्ट कहता हूँ, मैं वर्ड बोलता हूँ हार्ट, तो उनके जहन में फ़ौरन ये स्पेलिंग आ जाते हैं HEART, हार्ट। कुछ लोग एक्सेंट को जो नहीं जानते वो इसको हर्ट भी कह लेंगे, हार्ट। बहरहाल ये वर्ड आया तो इसकी लिमिटेशन है। इस टेक्सचुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये लिमिटेड एक ही वर्ड है। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नौजवान तबका है, जो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसके ये दिल बन जाएगा उसके सामने, इसकी ब्लू पिंक जो भी हैं बन जाएंगे ये। लेकिन डॉक्टर के जहन में क्या आना चाहिए? उसके जहन में इसके पूरे पंप आने चाहिए, इसकी वेन्स आनी चाहिए कि किस तरह ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये किस किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड किस किस चीज़ के साथ है, ठीक है, और ये सर से लेकर पाँव तक किस तरह ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है, कौन कौन सी पोजीशंस इंसानी हो सकती हैं कि ये काम करना बंद कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें उसके डॉक्टर के जहन में आनी चाहिए। लेकिन जो रट्टा हम लगाते हैं, रट्टे को मैं आपको आसान वर्ड में बता देता हूँ, टेक्सचुअलाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ आपके जहन में वर्ड आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग कहता हूँ, एग, तो फ़ौरन बच्चे के जहन में आ जाता है EGG, एग, ये रीडिंग किया उसने। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन उसने किया है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है आमतौर पे मादरी ज़ुबान में, तब एग कहने से तो बच्चे के जहन में, अगर उसके घर में एग नहीं बोला जाता रोज़ाना, अगर उसके माँ बाप रोज़ाना अंडा ही कहते हैं जी अंडे लेकर आओ, तो अगर उसके घर में एग नहीं बोला जाता तो एग के वर्ड से उसकी किताब वाला वर्ड ही उसके जहन में आएगा, एग किताब में पढ़ाया था टीचर ने। लेकिन अगर उसके घर में ये एग बोला जाता तो फिर एग से उसके जहन में पूरी की पूरी एसोसिएशन क्रिएट हो जाएगी कि अभी नाश्ता बनने वाला है, आमलेट बनेगा, ये बनेगा, अंडे वाला बर्गर है, सर्दियों के अंडे हैं, गर्म अंडे, बाहर के, ये वो सारा उसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगी। तो हम रीडिंग जब भी कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो पहले राउंड में तो चलें आपने पढ़ लिया, सीख लिया आपने पढ़ना, आपको वर्ड पढ़ना आ गया जी, ये रीडिंग लिखा है, ये WITH विद लिखा है। लेकिन अगले स्टेप में आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसका मायने क्या है। इसी तरह लिसनिंग में भी यही प्रॉब्लम होता है कि लिसनिंग माइक्रो लेवल पे होती है, उसके बाद फिर बिगर लेवल पे होती है। लेकिन इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है हमारे पास जिसको वर्ड्स की समझ नहीं आती, लेकिन जब बात हो रही होती है वो अंदाज़ा लगा लेता है कि इस अंग्रेज़ ने यही कहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक दो सेंटेंसेस बोलता हूँ आपके सामने। एक बंदा कहता है, वेल आई विल मीट यू टुमारो एंड आई वुड बी वेटिंग फॉर यू।
तो अब उसको कोई समझ नहीं है, लेकिन उसको समझ आई है वेटिंग। वेटिंग का एक वर्ड उसने पिक कर लिया, बाकी उसको कोई एक भी वर्ड की समझ नहीं आई। तो वो हिसाब लगा लेगा कि ये कल इसने ना मेरा इंतज़ार करना है या मैंने इसका इंतज़ार करना है, या कोई हमारी पीछे कॉन्टेक्स्ट को देखेगा कि हम कोई सेल परचेज़ तो नहीं करने वाले, या हमने कोई मीटिंग तो नहीं करनी आने वाले दौर में। तो उस चीज़ को देखते हुए वो हिसाब लगा लेगा, वर्ड्स की उसको समझ नहीं आई। मैं अपनी ज़ाती एग्जांपल देता हूँ। इट्स अ लॉन्ग टाइम अगो, एक अंग्रेज़ के साथ मेरी बात हो रही थी। उसने कहा आई एम माई पेरेंट्स, आई एम एट माई पेरेंट्स। तो मुझे लगा वो कह रही है आई मेट माई पेरेंट्स। आई एम एट और आई मेट, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो माइक्रो लेवल पे वर्ड समझ नहीं आते। मतलब आइल अगर वो बोल रहा है आई विल गेट यू देयर, आई विल गेट यू देयर, तो अब आई विल गेट यू देयर ये बोलता तो शायद समझ आ जाती माइक्रो लेवल पे। और फिर इसको मैक्रो लेवल पे भी, एक बंदे की आपने पूरी इंग्लिश की तकरीर सुनी है इमरान खान की या किसी नवाज शरीफ की अंग्रेज़ी के अंदर, तो उस अंग्रेज़ी की पूरी 1 घंटे की तकरीर आपने सुन ली इंग्लिश में, तो 1 घंटे की तकरीर के बाद आप उसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन करते हैं कि ये बात इसने ये किया। उसके आपको वर्ड्स सेम टू सेम नहीं याद, लेकिन उसका जो खुलासा है, जो उसकी कंप्रीहेंशन है, जो उसकी समझ है, वो आपके जहन में मौजूद है। ऐसे लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि जब बच्चा वर्ड टू वर्ड रीडिंग करता है, टेक्सचुलाइजेशन करता है बचपन में किसी भी लैंग्वेज की, तो बड़ा होकर लैंग्वेज नहीं सीख सकता, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? उसने टेक्सचुलाइजेशन की होती है, और आने वाले वक्तों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकता अपने ब्रेन के अंदर। उसका ब्रेन उस लिहाज से कंपैटिबल नहीं होता। मसलन हम कुरान भी पढ़ते हैं, इसको समझ के पढ़ना चाहिए, और हमारे हुफ़ाज़ जो होते हैं वो इसको याद करते हैं वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम। तो यहाँ पे सेम टू सेम वर्ड्स वो इतना ज़्यादा याद करते हैं कि उनको उसका मीनिंग पता नहीं होता। अक्सर आयात आपस में मिक्स भी हो जाती हैं। मिक्स क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनको मीनिंग नहीं पता होता। तो इसी तरह जब बच्चा रटा लगा के आगे अगली लाइफ में जाता है, मतलब उसने वर्टिब्रेट्स का पढ़ा था, उसने हार्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी मेडिकल साइंस के अंदर, तो वो आगे जाके डेफिनेशंस मिक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि उसको एक्चुअली उसने पढ़ा ही नहीं कि हार्ट, दिल है क्या था। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया अभी भी तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ मेरी असल सारी जो है ना डिस्कशन इसके इर्द गिर्द चलती रहेगी, बहस मेरी आने वाले वक्तों में। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं, जो लिसनिंग कर लेते हैं लेकिन उनको रीडिंग कर लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती। दूसरा, वो रीडिंग करते हैं, समझ भी आती है। इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। सुन रहे हैं, अंग्रेज़ के एक एक वर्ड की समझ आ रही है, मतलब द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ नंबर ऑफ़ जॉब्स। अच्छा, अब गवर्नमेंट भी उनको समझ आ गई, अनाउंस्ड भी समझ आ गया, नंबर ऑफ़ जॉब्स भी समझ आ गया, लेकिन उनको जॉब का मीनिंग नहीं आता, नंबर का मीनिंग नहीं आता, अनाउंस्ड का मीनिंग नहीं आता, गवर्नमेंट का भी नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल बिगिनर है लेकिन उसको वर्ड सारे सही समझ आ रहे हैं, ये भी एक कंडीशन है। तो दूसरी जिसको समझ आती है। अच्छा, ये सेम टू सेम चीज़ इन प्रोडक्टिव स्किल्स में भी आता है। अब आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा बात कर रहा है और उसको पता ही ना हो कि वो क्या बात कर रहा है। ऐसा होता है। अब जो बच्चे रट्टा लगा के याद करते हैं चीज़ को, वो सेम टू सेम सुना देंगे आपको। वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन आप सुने, सेम टू सेम आपको सुना देंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि बच्चे ये बताओ, कैन यू टेल मी इन योर ओन वर्ड्स व्हाट हु आर द वर्टिब्रेट्स, कौन है वर्टिब्रेट्स, ये होता क्या है, ये अपने लफ्ज़ों में आसान एक लाइन में बता दो, वो नहीं बता पाएंगे कि ये वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। एक लाइन थी, लेकिन पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। टीचर ने सेम टू सेम रटा लगाया। तो 2 तरह के आ गए ना, एक वो जो बोल रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, दूसरे वो जो बोल रहे हैं तो उनके होशो हवास हैं, उनको उसका मायने नहीं पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और इसमें प्रेजेंटेशन जो देते हैं बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं जी, स्लाइड सामने होती हैं, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुबीन शाह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 4 मेजर स्किल्स, रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। बोली जा रहे हैं, एंड पे सवाल कहा जाता है। प्रेजेंटेशन देते वक्त बच्चे कहते हैं कि जी क्वेश्चन नहीं करना आपने। मैं अपनी क्लास में अक्सर क्वेश्चंस करता था बच्चों से, उनको यही कहता था ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन करता था। और जिन लोगों ने बर्दाश्त कर लिए मेरे क्वेश्चंस, वो अभी किसी ना किसी लेवल पे ख़ुद कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मैंने उनको पर्सनली देखा है।
और जो दूसरे लोग हैं जो मुझसे लड़ पड़ते थे कि ये क्वेश्चन करता है, हम तो सिर्फ रट्टा लगा के हैं, हमें क्या पता कि अंदर क्या बात हो रही है, वो फेल हो जाते थे। स्पीकिंग में कोई समझ नहीं, स्पीकिंग विदाउट कम्प्रीहेंशन के खुद को भी नहीं पता कि क्या बोल रहे, तो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा। जब खुद ही बात का पता नहीं है कि मैं ये बात कर रहा हूँ तो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा। इसी तरह ही राइटिंग होती है, रट्टा लगा हुआ है, लिखा है पेपर में लेकिन कोई पता नहीं क्या लिखे हैं। स्टूडेंट थी मेरी एक, उसको मैंने दिया सेकंड ईयर का कि आपने एक क्वेश्चन याद करके आना, उसने सारे याद किए, लिखवाया मैंने, कोई आंसर लिखा सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड, बड़ा खूबसूरत, कोई गलती नहीं। मैंने कहा बच्चे अब इसमें ना ज़रा मुझे मतलब समझा दो कि सवाल क्या पूछा है उसने और जवाब क्या है। सवाल बड़ा सिंपल था कि जी ऐसा क्या हुआ है कभी कि कोई स्टार चलता चलता दूसरे स्टार के पास आ जाए या सूरज के पास आ जाए, इस तरह का कोई इंटरमीडिएट में क्वेश्चन था अ लॉन्ग टाइम अगो। तो उसने कहा सर मुझे मतलब तो नहीं आता इसका, मुझे एक भी लफ्ज़ का नहीं पता कि इसमें है क्या, लेकिन मैंने याद कर लिया। कितनी हैरान कुन बात है। और मैंने उससे पूछा बच्चे आपने कितना वक्त लगाया इसको याद करने में। उसने कहा सर 4 घंटे लगे मुझे। मैं कुछ किचन में जाते 3 लाइनें याद कर लेती थी, उसको पढ़ती रहती थी बार बार, रटा सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड। और मैंने उसको कहा कि आपकी ज़िंदगी के 4 घंटे अहम ही नहीं है कि डेली अगर आप 4 घंटे ज़ाया करें तो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाएगा। तो उसने फिर उसको मैंने ये बेसिक्स करवाई सारी, इज़ एम आर वॉज वर कुड वुड शुड विल शिल, ये सारा कुछ मैंने उसको करवाया। और उसके बाद आप यकीन करें कि वही जो 4 घंटे में चीज़ याद हो रही थी उसको आधे घंटे में याद हो रही है। करना तो बहरहाल बच्चों ने रटा ही होता है, याद ही करना होता है, क्योंकि पीछे पेरेंट्स का बर्डन, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जी खुद से भी अगर बच्चा लिखना चाहता है तो उसको बचपन से ही डिग्रेड करना शुरू कर दिया जाता है कि खुद नहीं लिखना, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, खुद से नहीं, तुमने बस किताब वाला सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो बहरहाल इसमें भी 2 तरह के मैं आपको बता चुका हूँ कि राइटर्स 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो लिख रहा है वो उसको पता होता है, और दूसरा वो जो लिख रहा है और उसको कोई पता नहीं होता। तो अगर आपको ये डिस्कशन थोड़ी हेल्दी लगी है तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। अगर बच्चा इन 4 स्किल्स के ऊपर कमांड हासिल कर लेता है, उसको पता चल जाता है जी मैंने रिसेप्शन कैसे करनी है पॉजिटिव वे में और प्रोडक्शन कैसे करनी है। वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं एक एक चीज़ के ऊपर बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग, हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग। ये मेरा वो वाला नॉलेज होगा मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा जो लिंग्विस्टिक्स है। बाकी तो प्रैक्टिस तो मैं करवाऊँगा ही, ग्रामर वगैरह भी आपको सिखाऊँगा, बाकी एक्सेंट्स ये वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. Take care. Allah Hafiz.